हेलो एवरीवन। अगर आप लोग HMO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, नॉर्मल PSC है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी वन शॉर्ट रिवीजन। अभी मैंने जो इसमें कवर किया है वो मेनली सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे 101% चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। तो ये हम हिंदी इंग्लिश मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, और एंड में मैं आपको कुछ PYQs भी सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो डोंट स्किप, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स। बेसिक्स में क्या है, अगर हम पॉलिटी देख रहे हैं, पॉलिटी का मतलब क्या देखने वाले हैं हम इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, ऑन 26 नवंबर 1949, और लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950। तो इसलिए जो हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। वो हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव हुआ। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे बहुत सारे लोग, लेकिन उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मतलब ये इतना बेसिक पॉइंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये तो आपको नींद में भी पता होना चाहिए कि वो कब लागू हुआ, कब अडॉप्ट किया गया। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर। So what is constitution? Constitution is the supreme law of country, यानी कि constitution सबको फॉलो करना ही है। और हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से ओरिजिनल नहीं है, इसमें कुछ कंट्रीज से हमने कुछ फीचर्स लिए हैं। तो वो क्या क्या है, हमने UK से क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि जो PM सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो हमने किस कंट्री से बॉरो किया है, UK से। देन फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स हम आज फॉलो करते हैं, आजकल जो हम नारेबाजी करते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारा खुद का नहीं है, वो हमने बॉरो किया है USA से। और आयरलैंड से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये आपको याद रखना है ये तीनों पॉइंट्स, क्योंकि ये आपके PYQs में क्वेश्चन बनता है, दैट व्हाट बी बोरोड फ्रॉम UK, और द क्वेश्चन कुड बी फ्रॉम वेयर इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट टेकन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और शेड्यूल्स थे ना, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें 395 आर्टिकल्स थे एंड देयर वर 8 शेड्यूल्स। लेकिन अब जब उसमें बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं तो उसमें 1440 प्लस आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट टेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम सब भारत के लोग। इसका मतलब क्या है कि पावर जनता के पास है, इसलिए उसमें पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत की गई ताकि वो ये दिखा पाए कि पावर किसके पास है, इंडिया के जनता के पास। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा ये सारे के सारे। ठीक है, इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, सॉवरेन, यानी कि किसी का भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सबके बीच में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। सेक्युलर का मतलब, सेक्युलरिज्म तो आजकल इतना ज़्यादा फेमस है, आप ट्विटर पे देखेंगे वी आर सेक्युलर, इसका मतलब क्या है, एवरी कम्युनिटी इज इक्वल, सभी धर्म एक समान। What is democratic? Democratic means people choose government, या फिर जनता जो है वो अपनी सरकार स्वयं चुनती है। What does republic means? Republic means elected head is president, यानी कि head elect होता है जो कि इस कंट्री के सारे मेन डिसीजंस लेता है। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के परमिएबल में जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब जो प्रिएम्बल है उसको हमने देखा कि हम उसको सोल भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमको जो है आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। ये हमको डेफिनेटली याद होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 12 to 35। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जल्दी से समझ लेते हैं।
राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 to 22। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनल वाले स्टूडेंट्स हैं होम्योपैथी वाले, वो ज़रूर रिलेट करेंगे कि हमारे ऑर्गेनल में भी कुछ ऐसे एफोरिज्म्स है कि इस एफोरिज्म में ये दिया गया है, इस एफोरिज्म में ये दिया गया है, तो वो आपको याद करना ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि किस आर्टिकल में क्या बेसिकली मैंशनड है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स, दे आर गिवन इन आर्टिकल 12 to 35। और 12 से 35 के बीच में हम सारे फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, जैसे कि 14 से 18 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो आर्टिकल है ना, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। ये आपको पावर देता है कि आप कोर्ट जा सकते हो अगर आपके राइट्स कोई वायलेट करता है। ये राइट हमको किसने दिया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो इससे आपको इन राइट से क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इज रिट्स। व्हाट आर रिट्स? पावरफुल ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट जो कि इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिट्स है ना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। वी स्टडी अबाउट दिस फ्रॉम आर्टिकल 32 to 226। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, अब रिट्स में भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके आपको मतलब पता होने चाहिए। हैबिस कॉर्पस यानी कि प्रोड्यूस द बॉडी, यानी कि बॉडी को कोर्ट में प्रेजेंट करो। मैंडेमस यानी कि ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब लोअर कोर्ट को रोकना। कैटेगरी यानी कि केस ट्रांसफर करना। को वारंटो यानी कि अथॉरिटी चेक करना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि हमें याद रखने हैं इन आर्टिकल्स के बीच में। कहा, आर्टिकल 32 से 226। जो सिंपल लैंग्वेज में ये कोर्ट के पावरफुल टूल्स हैं ताकि वो राइट को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। तो बेसिकली हम इसमें वही पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 से 226 के कोर्ट को क्या क्या पावर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं DSPS। जो DSPS है इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहा दिया गया है आर्टिकल 36 to 51। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमको क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है गवर्नमेंट के। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने जो रेड से लिखा है वो आपको याद रखना है क्योंकि जो रेड पेन से हाईलाइट करके लिखा गया है यानी कि उससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके PYQs में। तो जो DSPS है यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है गवर्नमेंट के वो नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि कोर्ट जो है वो इसमें इन्फोर्स नहीं कर सकते आप कोर्ट में। ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, पॉलिसीज कैसे बनानी है ये बताते हैं, लेकिन कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ये नॉन जस्टिसेबल है। देन वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट में 1976। ये डेट भी आपको याद होना चाहिए। 1976 में ऐड किए गए थे इन 42nd अमेंडमेंट। टोटल ड्यूटीज कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज? 11। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है ना, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। देखो राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स जिसके लिए हम लड़ते हैं कि हमें ये अधिकार दो, हमें ये हक है इन चीज़ों का। ड्यूटीज क्या है? जो इस देश के नागरिक होने के नाते हमको परफॉर्म करनी चाहिए, वो होती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। इंडिया में बाइकैमरल यानी कि 2, बाइकैमरल यानी कि 2 यूनिट्स है। वो क्या क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो है वो क्या है? लोअर हाउस है। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है।
लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि 5 इयर्स के लिए होता है। और राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी। अब ये जो परमानेंट बॉडी मैंने राइट से लिखा है, इसका मतलब दिस वाज अ PYQ दैट राज्यसभा इज डैश 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 डैश, जिसमें से एक ऑप्शन था आपका परमानेंट बॉडी, तो इसलिए ये मैंने रेड पेन से लिखा है। एंड जो राज्यसभा होती है उसमें हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स उसके रिटायर होते हैं। और एग्जाम में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। जो मनी मैटर्स होते हैं वो कहाँ पे देखे जाते हैं? लोकसभा में। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। अब एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि पावर जो रन कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनल हेड यानी कि नाम के लिए जो राजा बन के बैठा है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को इसलिए रखा जाता है ताकि जितने भी मेन डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की होती है। और प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर है, असली जो एग्जीक्यूशन होता है गवर्नमेंट का वो प्राइम मिनिस्टर करता है। एक ट्रिक याद रखो, प्रेसिडेंट मतलब नेम, प्राइम मिनिस्टर मतलब पावर। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट अच्छा एक छोटा सा टॉपिक है जुडिशरी करके। जुडिशरी में आपको ये तो पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल या रखवाली करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। और सबसे इम्पोर्टेंट पावर है जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट किसी भी लॉ को कैंसिल कर सकता है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट टॉपिक है हमारा अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। नाउ वी विल मेंशन हियर व्हाट आर्टिकल 368 में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय 3 वेज। 3 तरीके हैं इसके। एक तो सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट का अप्रूवल होना चाहिए। तो मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है और साथ ही साथ काफ़ी रिजिड भी है। ठीक है, तो ये तो बात की हमने अपने सारे टॉपिक्स की। अब हम देखते हैं कुछ PYQs। ये जो PYQs हैं मैं आपको 1-2 मिनट्स का पॉज दूंगी। आप आंसर्स अगर आपको आ रहे हैं और अभी आप लेक्चर ले रहे हैं तो साथ के साथ अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए, ताकि आप चेक कर पाएँ कि आपका सही है या गलत है। या फिर आप लास्ट में मुझे स्कोर बता सकते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, मैंने 10 PYQs ऐड किए हैं। आप मुझे बता सकते हैं 10 में से आपका क्या स्कोर है। प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज ऑप्शन ए शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी इज rigid constitution. What will be the answer? So the correct answer is longest written constitution. अब मैं आपको वहीं पर लेकर जाऊंगी जहां पे हमने ये टॉपिक किया था, and we will highlight this. ये लिखा हुआ है, देखिए Here it is written longest written constitution India का। ओके, तो जो मैंने आपको पढ़ाया था आप देखेंगे PYQs वहीं से आ रहा है उठ के। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 एंड ऑप्शन डी Article 21. So the correct answer is Article 32. अब हम देखते हैं हमने कहाँ पर पढ़ा था। C. Here we talk about permeable soul बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो सोल है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसको बोला गया है? आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को।
ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ये देखिए हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम ए यूके, बी यूएसए, सी कनाडा, डी आयरलैंड। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो कहीं से बोरो किए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें किसी और कंट्री से बोरो की हैं, तो आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम। द आंसर इज यूएसए। आपको याद है ये मैंने आपको बताया था। देखते हैं हम लोग कहाँ पर बताया है। सी यूएसए फंडामेंटल राइट्स। सो व्हाट वी बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज। यूके से हमने लिया था पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स एंड आयरलैंड से लिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is which of the following is not a fundamental right? Right to equality, right to property, right to freedom, right to religion. Answer me fast. The correct answer is right to property. Right to property क्यों नहीं है? Because right to property is a legal right. It is not a fundamental right. It is a legal right. Okay. तो अब हम next question पे जाते हैं। Question number 5 is directive principles are enforceable by court, non-justiciable, fundamental rights, constitutional remedies. What are directive principles? So the correct answer is non-justiciable. कहाँ पर पढ़ा था ये हमने? ये जो मैंने आपको बताया था DSPS, इसमें हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। डू यू रिमेम्बर दैट और नॉट? और क्या क्या है, इसको कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है, राइट? Now we will go on question number 6. The preamble of Indian Constitution was inspired by. पहले हमने क्वेश्चन में देखा फंडामेंटल्स कहाँ से लिए गए थे, यूएसए से। अब ये बोल रहे हैं जो परमिएबल बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया था? यूके, यूएसए, फ्रांस और आयरलैंड। Where was it taken from? It was taken from, the correct answer is USA. Let's check it. पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया? यूके से। अब यूएसए में फंडामेंटल राइट्स लिखा है, इसी में हम एक चीज और जोड़ेंगे, क्या? ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। ये हमने आपको याद हो तो अभी कंपैरिजन में देखा था, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रेसिडेंट के लिए क्या याद रखना है? नेम। और प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या याद रखना है? पावर। तो अगर हम पावर देखें तो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसकी वजह से रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा इज टेम्पररी हाउस, परमानेंट हाउस, जुडिशियल बॉडी और एडवाइजरी बॉडी।
जब हम लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन देख रहे थे, आई टोल्ड यू कि जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है और इसमें जो वो है मेंबर्स वो 1/3 हर साल इसके वो होते हैं, ठीक है। एक बार हम वहाँ पर रिवीजन के लिए चलते हैं। राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी एंड 1/3 members retire every 2 years. It is also known as what? Upper house. ठीक है, तो राज्यसभा. So the correct answer would be permanent house. Now the next question is fundamental duties were added to 44th Amendment, 42nd Amendment, 46th Amendment और 86th Amendment. We studied कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट में और ईयर क्या था? 1976. एक बार आपको रिवीजन करना हो तो हम वहाँ पर चल के देख सकते हैं, ये लिखा है, देखिए जो फंडामेंटल राइट्स थे वो ऐड किए, ड्यूटीज ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 और ड्यूटीज कितनी थी? 11 ड्यूटीज थी। अब अगर PYQ ये बन सकता है 42nd अमेंडमेंट, तो ऑफकोर्स ये भी PYQ हो सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज थी कितनी? 11 ड्यूटीज दे वर, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच writ मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी। हमने कुछ writs पढ़ी थी, मैंने आपको बोला था बहुत छोटा टॉपिक है बट इट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। Habeas corpus is the right answer. This means produce the body. Let's check it once. See. What are writs? Writs are the powerful orders of court. Article 32 से 226 में दिया है and habeas corpus means produce the body. See, with this we have completed. अगर आपको पॉलिटी के नोट्स चाहिए जो मैंने पढ़ाया है या जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मैसेज करिए हमको इंस्टाग्राम पर या इस पर। प्लीज़ लाइक द वीडियोस। अगर आपको पसंद आ रहा है आई विल मेक मोर वीडियोस हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन, बट अभी हम शॉर्ट एंड क्रिस्प इसलिए रख रहे हैं इसको क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आपको रिवाइज करना है विथिन 15 मिनट्स आप इसकी स्पीड बढ़ाकर ऑन 1.5 और 1.25 आप अगर देखना शुरू करेंगे तो आपका एक बहुत जल्दी थॉरो रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में रख रहे हैं विथ ओनली डेट मच इन्फॉर्मेशन जो कि आते ही आते हैं क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू वांट द नोट्स देन प्लीज़ try to connect with us.